एलोट्रॉप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ हाँ डायमंड ग्रेफाइट फुलरिन। कितने ही होते हैं एलोट्रॉप्स? सर मुझे तो इतना ही मालूम है। नहीं बेटा, और भी होते हैं। कोल, चारकोल, कोक, ये सब भी क्या एलोट्रॉप्स ही हैं। एमोर्फस, क्रिस्टलाइन, लिखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहली बात, क्या होता है एलोट्रॉप? एलोट्रॉप का मतलब होता है जब कोई एलिमेंट नेचर में एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं एलोट्रॉपी, और जो एलिमेंट ये कैरेक्टर पोजेस करेगा उसको बोलेंगे एलोट्रॉप्स। ठीक है, समझे क्या? जब कोई एलिमेंट नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। ठीक है, एलोट्रॉप्स। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग एलोट्रॉपी। समझे? समझे बेटा? लवकुश, संजय? यस सर। वेरी गुड बेटा। मैंने बताया जैसे कोई एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट नेचर में अब हो सकता है कि वो एक तरीके से मिलता हो सकता है दूसरे तरीके से मिलता हो, मतलब हो सकता है कि नेचर में वो 2 से 3 टाइप से एग्जिस्ट करता हो, है ना? 2 से 3 तरीके से एग्जिस्ट करता हो, अलग अलग फॉर्म में मिलता हो, अलग अलग फिजिकल फॉर्म में मिलता हो। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं हम लोग एलोट्रॉप्स। ठीक है, इन अलग अलग फॉर्म को बोलेंगे एलोट्रॉप्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं एलोट्रॉपी। इस फिनोमिना को बोलते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है, अभी समझे? ओके, चलो अब हम लोग बढ़ेंगे इसके आगे और बात करेंगे क्या होता है एलोट्रॉप। डिफाइन करते हैं। कहाँ है मार्कर? मार्कर मार्कर लिखते हैं। When an element exists in when an element exists in when an element exists in 2 or more different forms, 2 or more different form, in the same physical state, in the same physical state. सर हाँ, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स के बाद लिखना है ना ये? हाँ बेटा, उसके बाद में चालू हुआ ये जस्ट। ठीक है सर। ठीक है, so these different forms are called allotropes. These different forms are called हमारे आंसर कब तक चेक होके मिल? हाँ बेटा देखो, कॉपी रहती ना तो आपकी कॉन्सेप्ट तो आज के दिन मिल जाते, बट व्हाट्सएप है, उसे पढ़ने में समय लगता है। दूसरी बात, चेक करने में भी दिक्कत है, उसको मिल जाएंगे। ठीक है, 3 दिन लगेगा बेटा। हाँ, एक भी चेक नहीं हुआ अभी। ठीक है, आज से चेक होना स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास में बाकी क्लास की भी कॉपीज थी बेटा, तुम्हारे साथ साथ सबकी कॉपी चेक होना स्टार्ट हुई है। ठीक है, आज से कल और परसों तक के सारे बच्चों की हो जाएगी। आज के दिन मैं कम से कम 6-7 या हो सकता है 10 एक बच्चों की कॉपी चेक करके उनके आंसर भेज दूंगा। कल बाकी 10 की हो जाएगी। ठीक है, कुछ कारण रहा तो परसों हो सकता है, नहीं तो कल तक सबको मिल जाएगा। ठीक है, ओके ना? चलो आगे कहाँ लिख रहा था मैं?
Allotropes and the phenomena and the it's called allotropic. फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग एलोट्रोपिक. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलोट्रॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. ये एलोट्रॉप्स कैसे करेंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएंगे बेटा, बट एलोट्रॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी but have different physical property. Done, sir. Done? Good. No, sir. लिखो लिखो. Done? सबका हो गया? No, sir. एक मिनट. करो करो. बेटा सुनो, सब लोगों को जितना अभी तक के हमने कार्बन चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, तो ताकि मुझे पढ़ाने में थोड़ी आसानी हो जाए. ठीक है, कल मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन्स डिटेल में, तो थोड़ा सा जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना उसका काम आएगा, है ना. कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना इसको, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, कुछ दिन हो गए पढ़े हुए, तो आप प्लीज उसको रिवाइज कर लेना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा. ओके ना, सब ने सुन लिया? Yes, sir. हाँ, ठीक है. इसका मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं हुआ तो समझ में नहीं आएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. हो गया? लिख लिया बेटा? यस सर. नो सर, एक मिनट. अरे अरे सर, इतनी सी लाइन तो लिखी है. हाँ सर.
हुआ लव कुश? यस सर, हो गया। चलो बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन के बारे में। सबसे पहली बात बेटा, कार्बन नेचर में दो टाइप के फॉर्म में मिलता है। पहला फॉर्म क्रिस्टलाइन, दूसरा फॉर्म एमॉर्फस। ठीक है, पहला फॉर्म क्रिस्टलाइन और दूसरा फॉर्म एमॉर्फस। लिखते हैं, कार्बन एग्जिस्ट इन टू टाइप्स ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स। कार्बन exists in two types of allotropic forms. ठीक है, कौन कौन से? such that first one is crystalline and second one is amorphous. These are crystalline and amorphous. क्रिस्टलाइन का मतलब कौन बताएगा? क्या हुआ सर आप क्या? ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन। बेटा क्रिस्टलाइन का मतलब पूछ रहा हूं मैं, एग्जांपल नहीं। व्हाट इज क्रिस्टलाइन? Crystalline has a regular and definite arrangement of atoms. वेरी गुड। एंड एमॉर्फस मींस? एमॉर्फस मींस जिसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता, है ना, वो एलिमेंट जिसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता। ठीक है, तो यहां आएगा बेटा क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड सेकेंड वन इज एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपके पास में अब अगेन थ्री टाइप मिलेंगे। कौन कौन से? अब आएगा आपका डायमंड, सेकेंड वन इज ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज फुलरीन। ये एमॉर्फस फॉर्म में आएगा आपका चारकोल, कोक, चारकोल और कोक। हो गया बेटा, लिख लिया? नो सर, एक मिनट। सर इरेज मत करना। हाँ बेटा नहीं कर रहे हैं अभी।
डन सर। डन, गुड। चलिए स्टार्ट करें हम लोग, अब वन बाय वन बात करेंगे। ओके ठीक है, जल्दी लिखो। अब हम बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में, एंड देन क्रिस्टलाइन फॉर्म के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। ठीक है, एंड उसके बाद बात करेंगे हम लोग एमॉर्फस फॉर्म के बारे में। बेटा ये एन नहीं है, आर है, फुलरीन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एमॉर्फस फॉर्म के साथ, या फिर सॉरी क्रिस्टलाइन फॉर्म के साथ में। मार्कर कहां चले गई? क्रिस्टलाइन फॉर्म। सिंपल वर्ड्स में कहें, क्या होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म? A crystalline form has a regular and definite arrangement of atom. ठीक है, a crystalline form has regular and definite arrangement of atom. ठीक है, crystalline form has regular and definite arrangement of atoms. ठीक है बेटा, क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में एक बात खास होती है, देखो कैसे। क्रिस्टलाइन फॉर्म जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड, जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड, देखो कैसे क्रिस्टल बनता है। सोडियम क्लोरीन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड होता है। ठीक है, और जब दोनों ये लोग क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, है ना। अब ये एक मॉलिक्यूल हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल कैसे आकर रहेगा इसके पास में, Na प्लस Cl माइनस, तीसरा Na प्लस Cl माइनस, चौथा Na प्लस Cl माइनस। आप देख रहे होगे कि यहाँ पर बॉन्ड तो इनके बीच बन गया, बट जो करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन सा बन रहा है, जिसके कारण से कुछ इस तरीके से चैन फॉर्म होती है, अट्रैक्शन की चैन है। ठीक है, और इस अट्रैक्शन की चैन के कारण से एक डेफिनेट पैटर्न बनता चल रहा है, ये चैन बनते चलेगी। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। और ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये 2 डायमेंशनल नहीं, यहाँ पर 2 डायमेंशनल दिख रहा है, इसके आगे भी क्लोरीन जुड़ा होगा, इसके आगे सोडियम जुड़ा होगा, यस 3 डायमेंशनल होगा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल। ठीक है, ऐसा बहुत सारे आयनिक कंपाउंड दिखाते हैं, पर हमारे यहाँ कार्बन के केस में ये केस कौन दिखाएगा, क्रिस्टल फॉर्म कौन दिखाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन दिखाने वाला है। सो कुछ बातें करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस पर नोट करेंगे थोड़ा सा, देखो तो क्या बोल रहे हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्रिस्टलाइन फॉर्म में बेटा हर मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, इतने अच्छे से बॉन्डेड होता है कि आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, सो दैट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड boiling points. They have high melting and boiling points. दूसरी बात, a crystalline form has a definite geometrical shape. A crystalline form
has a definite geometrical shape, sharp edges and plane surfaces. प्लेन सरफेसेस, जैसे कि कोई क्रिस्टल होता है। लड़कों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि लड़कियों ने जरूर से किसी न किसी क्रिस्टल को देखा होगा, ज्वेलरीज में आता है बेटा। या फिर अगर मैं बात करूं आपके सामने क्यूब की, एक क्यूब की, बेटा क्यूब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सपोज ये क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब में ये जो फेसेस हैं, ये वाला या ये वाला, ये कैसे हैं? प्लेन सरफेस, शार्प एजेस, ये शार्प एज होगी, ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप, बेटा डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है ना। ये एक शेप हुआ, इसके बाद वाला भी क्यूब ही होगा, उसके बाद वाला भी क्यूब होगा, तो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है, शार्प एज है, प्लेन सरफेसेस है। इस टाइप का कौन होगा? क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा। चलो बहुत बेसिक हो गया। अब हम बात करने वाले हैं डायमंड के बारे में, कुछ महंगी बातें होगी। Done, sir. वेरी गुड। Done, sir. डन, गुड। सबका हो गया? Yes, sir. गुड, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा डायमंड, और डायमंड में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर की। चीकू, हेडिंग डालेंगे डायमंड। ठीक है, और डायमंड में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो सबसे पहले अगर आपको स्ट्रक्चर बताना है तो देखो डायमंड के बारे में क्या कहेंगे। कोई बता सकता है कि कार्बन के कितनी वैलेंसी थी? कोई बताएगा? 4. हाँ बोलो। Sir, 4 valency. 4, वेरी गुड। 4 वैलेंसी थी। बाकी लोग को याद नहीं है, भूल गए। देखो कैसा हो रहा है, सब लोग रिवाइज करके आना बेटा। तो डायमंड तो वैसे भी आजाद, शायद समझ में आए नहीं आए। देखो ये कार्बन एटम है, ठीक है। इसकी 4 वैलेंसी होती है ना। देखो कुछ इस तरीके से जुड़ेगा बाकी कार्बन एटम से। टेट्राहेड्रन बनाना है वो भी दिखेगा नहीं।
ये देखो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट मिल रहा है। कैसा अरेंजमेंट है? एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन इस साइड, एक कार्बन इस साइड और एक कार्बन पीछे की तरफ, जैसा कि कोई एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनता है। कैसा बनता है? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। देखो कुछ ऐसा बनाएंगे इसको। अलग सा बना के दिखा देता हूं मैं कैसा दिखता है ये। कुछ ऐसा दिखता है बेटा रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, नीचे ट्रायंगुलर बेस रहेगा और बाकी के सब ट्रायंगुलर फेजेस रहेंगे एक के बाद एक, और उसके बीच में कहीं सेंटर पे सिचुएटेड होता है आपका सेंट्रल कार्बन एटम। ठीक है, ये जो रेडिंग दिख रही है, ये रेडिंग दिख रही है, ये बता रही है कोवेलेंट बॉन्ड को। इसको बता रही है कोवेलेंट बॉन्ड को। ठीक है, मतलब एक कार्बन एटम बाकी के 4 कार्बन एटम के साथ में बंधा हुआ है, बॉन्डेड है विथ अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, विथ अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। और देखो इसका चेन कैसे बनता हुआ चल रहा है। ये तो एक हुआ, ठीक है, और कार्बन दिख कैसा रहा होगा? अब ये वाला कार्बन देखो, यहाँ 4 हो गए, ये कार्बन अगेन 4 से। ठीक है, अब ये वाला अगेन 4 से होगा, फिर ये वाला अगेन 4 से। अगर आप समझ पा रहे हो तो देख रहे होगे कि यहाँ पे हर एक कार्बन एटम के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, और चारों के चारों बॉन्ड बन जाने के कारण से जो क्रिस्टल फॉर्म होगा वो कैसा होगा बेटा? बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फॉर्म होगा। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड में इतना स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फॉर्म नहीं होता, क्योंकि वहां पर एक जगह बॉन्ड है तो एक जगह ओनली अट्रैक्शन। बट डायमंड के केस में क्या है? हर जगह बॉन्ड ही बॉन्ड। ठीक है, इन बॉन्ड्स की प्रेजेंस के कारण ही डायमंड का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा हार्ड होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, अगर आप इनको यहाँ पर अटैच करना चाहो तो ये भी अटैच हो जाएंगे। फिर स्ट्रक्चर हमें बनाना है। स्ट्रक्चर आपको ये वाला बनाना है बेटा, वो वाला नहीं बनाना है। ठीक, मैं तो समझा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से हर कार्बन एटम अपनी चारों वैलेंसी को सेटिस्फाई करके बैठा हुआ है ना? सेटिस्फाई हो रही है ना? हर कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, चारों बॉन्ड बन रहे हैं। अगर चारों बॉन्ड बन जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, स्ट्रक्चर कैसा होगा? बैलेंस्ड होगा और एक क्रिस्टल बनेगा, है ना? इस स्ट्रक्चर का नाम इसके नीचे लिखोगे बेटा, इसका नाम क्या है? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। क्या नाम है? रेगुलर, इस स्ट्रक्चर का नाम है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन।
Sir, done. डन, सबका हो गया? Yes, sir. गुड। चलो अब बात करते हैं बेटा, सबको स्ट्रक्चर समझ में आया ना बेटा? क्योंकि अगर डायमंड के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आएगा, और क्योंकि सीबीएसई वालों के लिए बोल रहा हूँ बेटा, आपको आएगा ही आएगा, आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाना है, ठीक है? स्ट्रक्चर बना के दिखाना है ये वाला, और बताना है इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, क्योंकि आपके चैप्टर में से इंट्रोडक्शन पार्ट ही तो बचा है, बाकी सब तो कट हो गया। अब बात करते हैं इसके आगे। इन डायमंड each carbon atom is linked to 4 other carbon atoms. In diamond each carbon atom is linked with 4 other carbon atoms, with 4 other carbon atoms by single covalent bond. By single covalent bond. Single covalent bond only. Each carbon atom is present at the center of regular tetrahedron. क्या बोल रहे हैं हम लोग? Each टेट्राहेड्रॉन सर एक बार समझा करो। कहाँ था बेटा तू अभी? सर समझा नहीं था। Each carbon atom is present at the center of each carbon atom is present at the center of regular tetrahedron. Regular tetrahedron. डन, ठीक। देखो समझ में नहीं आया टेट्राहेड्रॉन तो समझो फिर से। बेटा कार्बन कहाँ है? मिड में है, इसकी 4 वैलेंसी है, एक ऊपर, एक सामने राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, और एक पीछे की तरफ। इस पीछे वाले को मैं डैश लाइन से दिखा रहा हूं, ठीक है? और इसके कॉर्नर्स पे क्या है? अदर कार्बन एटम्स, ठीक है? अदर कार्बन एटम्स। बेटा ये जो इसको अगर मिला दो ना, इस कार्बन को इस कार्बन से, 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 जो ज्योमेट्री बनेगी इसको बोलते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। समझे क्या? Yes, sir. है ना? इन तीनों को जोड़ दो और इन तीनों को ऊपर वाले कार्बन से जोड़ दो, जो ज्योमेट्री बनेगी इसको बोलेंगे हम लोग रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। आर्यवर्धन समझा? जी सर। ठीक है, इसके हिसाब से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि डायमंड कैसे रहता है? 3 डायमेंशनल नेटवर्क में रहता है ना? ठीक है, thus diamond exists as 3 dimensional network. Thus diamond exists in 3 dimensional नेटवर्क। डायमंड कैसा रहता है? 3 डायमेंशनल नेटवर्क में रहता है, ठीक है? और क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए? बॉन्डेड हो गए, सारी वैलेंसी फुलफिल्ड है,
इसी कारण से इस पे क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ये बैड कंडक्टर होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं तो बैड कंडक्टर होगा। लिखते हैं, सिंस देयर आर नो मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिंस देयर आर नो मोबाइल और free electrons, there are no mobile or free electrons, diamond is a bad conductor of electricity. Diamond is a bad conductor of electricity. सर हाँ बेटा बोलो। सर बस 3 डायमेंशनल नेटवर्क के बाद से एक्सप्लेन करिए ना। बेटा 3 डायमेंशन नेटवर्क की बात का, बेटा कार्बन की 4 वैलेंसी है ना, सोचो ऐसा समझ लो इसको, कार्बन की 4 वैलेंसी है, चारों जगह पे कार्बन आ गया ऐसे, हाँ अगले कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होगी, 4, उस पर भी 4 आ गए, इसकी भी 4, इसके लिए भी 4 आ गए। बेटा अब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा क्या, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, सबके सब तो बॉन्डेड हो गए ना। और अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास होना है एक से दूसरी जगह पर, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की, फ्री इलेक्ट्रॉन की। किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे जाएगा, देखो मैं बता रहा हूं, सोचो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये है एक फ्री इलेक्ट्रॉन, और मैं सोचो कोई एक एटम होता, और अगर मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये, बेटा अगर इलेक्ट्रिसिटी मैं इस तरह से कंडक्ट कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण से मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं पकड़ लूंगा और अपना इलेक्ट्रॉन आगे पास कर दूंगा, ठीक है, अगेन यही चीज होगी, फिर से एक नया इलेक्ट्रॉन आएगा और मैं इस इलेक्ट्रॉन को आगे पास कर दूंगा और इसको रख लूंगा, फिर यही आएगा। बट अगर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, सोचो इलेक्ट्रॉन मेरे पास है ही नहीं, अगर आपने मुझे क्या कर दिया, किसी सर्किट में अप्लाई कर दिया, लगा दिया, तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट आएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा और मैं इसको पकड़ लूंगा, आगे पास करूंगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ही नहीं। समझे क्या, ये कंडीशन बन रही है यहाँ पर, जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा ही नहीं। समझे क्या, यस सर बोले कि नहीं सर बोले, समझ में नहीं आया। यस सर। हाँ यस सर ना, हाँ गुड। डन सर। डन, ठीक है, टाइम भी होता आ गया बेटा, कल पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। सेम सर, यस सर। लीव कर सकते हैं क्या? हाँ बाय सर, जय हिंद सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय सर। बाय बेटा।